हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में आज हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम कल आपको एक लेक्चर एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे कि आपको किस तरह से पेपर को टैकल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, आप ज़रूर उसको वॉच कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोचेस के बारे में, जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर, और यहाँ से 101% 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और हम बताएंगे इन सारे अप्रोचेस में से मेनली 3 या 4 अप्रोचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मुझे गट फीलिंग आ रही है कि जरूर एक क्वेश्चन उन 3-4 से जरूर पूछा जाएगा, 3-4 में से किसी एक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे पहले हम आपको 4 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, आज दिन में 2 बजे, और इससे पहले कल हमने 2 बजे प्रोवाइड किया था और परसों हमने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए थे। उनको जरूर वॉच कीजिए और वहां से आपको कम से कम एक क्वेश्चन हर लेक्चर से 101% मिलना तय है। और हमने सभी की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी है। तो शुरू करते हैं। डायरेक्ट हम अपना विभिन्न दृष्टिकोण देखेंगे और हमने जैसे कि आपको बताया था, ये सारे लेक्चर्स हमारे अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट के रहेंगे, ताकि आपको देखने में भी बोरिंग ना हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और अगर बोरिंग है भी आपके लिए तो भी आपको हर हालत में देखना है अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं 4 लेक्चर से, तो ये बहुत बड़ा चंक होगा, बहुत बड़ा चंक होगा। इसमें हम मेनली ये सारे दृष्टिकोण देखेंगे। एकात्मक दृष्टिकोण जिसे यूनिटरी अप्रोच कहा जाता है, प्रणाली दृष्टिकोण सिस्टम अप्रोच, बहुलवादी प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सवादी मार्क्सिस्ट अप्रोच, सामरिक प्रबंधन दृष्टिकोण स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण साइकोलॉजिकल अप्रोच। इसी तरह आगे है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण सोशियोलॉजिकल अप्रोच, मानवीय संबंध दृष्टिकोण ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण सोशियो एथिकल अप्रोच, गांधीवादी दृष्टिकोण गांधीयन अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डनलप दृष्टिकोण डनलप अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसे। विविग्री दृष्टिकोण विविग्री अप्रोच, लास्ट टाइम पूछा गया था विविग्री अप्रोच। और तुलनात्मक दृष्टिकोण कंपैरेटिव अप्रोच। इसके अलावा भी कुछ और दृष्टिकोण हैं, अप्रोचेस हैं, उसके बारे में भी हम एकदम बेसिक देखेंगे, सिर्फ 1-2 लाइन में डेफिनेशंस देखेंगे, उनका उद्देश्य देखेंगे, और अगर किसी थिंकर ने उसको पारित किया है तो उस थिंकर को देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर से। देखिए, सबसे पहले है एलन फॉक्स, जिन्होंने औद्योगिक संबंध विद्वानों के ने 3 प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण या रूपरेखाओं का वर्णन किया। एलन फॉक्स इन्होंने क्या किया? 3 विचारधाराओं का प्रकट किया। 3 विचारधाराएं कौन सी थी? एकात्मकतावाद यानी कि यूनिटरिज्म, बहुलवाद प्लूरलिज्म, और तीसरी है कट्टरपंथी रेडिकल या आलोचनात्मक, इसी क्रिटिकल। इसको एक ही माना जाता है, रेडिकल या क्रिटिकल को एक ही माना जाता है। इन्होंने 3 तरह की विचारधाराएं प्रकट की। आलोचनात्मक स्कूल को यानी कि जो अप्रोच है उसको कभी कभी संघर्ष मॉडल के रूप में भी समझा जाना जाता है। बहुलवाद भी कार्यस्थलों में निहित संघर्ष को देखता है। कट्टरपंथी सिद्धांतों को मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ दृढ़ता से पहचाना जाता है। हम डायरेक्ट डेफिनेशंस देखेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है एकात्मक दृष्टिकोण यूनिटरिस्ट पर्सपेक्टिव। इसमें क्या बताया गया है कि इकाईवाद में यानी कि एकात्मक दृष्टिकोण में पूरे संगठन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक इकाई समझा गया है, एक यूनिट माना गया है, यानी कि एक फैमिली की तरह देखा गया है। इसमें क्या बताया जाता है कि इसमें सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए, ये इनके बीच में आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें प्रबंधन और कर्मचारियों के अन्य सदस्य आपसी सहयोग पर जोर देकर एक सामान्य उद्देश्य साझा करते हैं। इसके अलावा जो यूनिटरिज्म है या एकात्मक दृष्टिकोण है वो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है। सभी कर्मचारियों की वफादारी की ये मांग करता है और प्रबंधन की अवधारणा पर बल देता है, यानी कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पर ये बल देता है। इसके बाद है बहुलवादी दृष्टिकोण प्लूरलिस्टिक अप्रोच। प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है? ये संगठन को शक्तिशाली और भिन्न उपसमूहों से बना इसमें माना जाता है। इसमें प्रत्येक के अपने वैध हित और वफादारी और अपने उद्देश्यों और नेताओं के इसमें तरीके होते हैं। विशेष रूप से बहुलवादी परिप्रेक्ष्य में 2 प्रमुख उपसमूह प्रबंधन और ट्रेड यूनियन है, यानी कि इसमें मैनेजमेंट और यूनियन 2 भागों में इस और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता है। यानी कि एक भाग मैनेजमेंट का समझा जाता है यानी कि एम्प्लॉयर का, और दूसरा भाग समझा जाता है यूनियन का यानी कि लेबर का। इसको इस तरह से बहुलवादी दृष्टिकोण को देखा जाता है। बहुलवादी दृष्टिकोण इस बात का भी समर्थन करता है कि औद्योगिक संबंधों में से निपटने में संघर्ष निहित है, क्योंकि विभिन्न उपसमूहों के दिन प्रतिदिन के कार्यों की में अलग अलग राय होती है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा अगला है हमारा कट्टरपंथी या आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। इन सभी को हम एक बार फिर से देखेंगे, उसमें हम डिटेल में देखेंगे, थोड़ा इजी लैंग्वेज में। अभी तो हम इसको एक तरह से किताबी यानी कि थ्योरेटिकल देख रहे हैं, अभी हम इसको आगे एक लेमन लैंग्वेज में देखेंगे ताकि आपको आसानी से पढ़ने में समझने में आसानी रहे। औद्योगिक संबंधों का ये दृष्टिकोण पूंजीवादी समाज की प्रकृति को देखता है, यानी कि कट्टरपंथी जो दृष्टिकोण है वो
दृष्टिकोण मानता है कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो कैपिटलिस्टिक भावना के तहत कार्य करते हैं, यानी कि मुनाफे पर कार्य करते हैं, यानी कि ये चाहते हैं एम्प्लॉयर। ऐसा कट्टरपंथी परिप्रेक्ष्य का मानना है कि हम हर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और उसे कम से कम लेबर देनी पड़े, यानी कि वेजेस देनी पड़े लेबर को। तो ऐसा इसमें माना जाता है। ये परिप्रेक्ष्य सत्ता और आर्थिक संपदा की असमानताओं को पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था की प्रकृति में अपनी जड़ों के रूप में देखता है। यानी कि इसका मानना यह है कि जितनी भी असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, उसकी मेन जड़ क्या है? उसकी मेन जड़ है पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो इसमें बेसिकली ऐसा इसका मानना है। अगला है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आपको पता होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव होता है। और सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है? आपको बहुत अच्छे से पता है मार्क्सवादी का दृष्टिकोण। मार्क्स दृष्टिकोण को कट्टरपंथी परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, यानी कि इसी को, यानी कि जो कैपिटलिस्टिक अप्रोच के अगेंस्ट है, यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अगेंस्ट हैं, उन्हीं को कट्टरपंथी कहा जाता है। और वही कट्टरपंथी सोशलिस्ट की तरफ टिल्टेड है, यानी कि वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से सांत्वना रखते हैं। ये दृष्टिकोण पूंजीवादी समाज की प्रकृति को प्रकट करता है, यानी कि ये मानता है कि समाज में इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, जो प्रॉफिट है या इनकम है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा समाजवाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है। इसे ही रेडिकल अप्रोच या रेडिकल आइडियोलॉजी भी कहते हैं। रेडिकल अप्रोच या रेडिकल आइडियोलॉजी भी कहते हैं, या क्रिटिकल आइडियोलॉजी भी कहते हैं। यह रोजगार संबंधों में और समग्र रूप से व्यापक समाज में सत्ता में असमानताओं को पहचानता है। नतीजतन संघर्ष को एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में माना जाता है। यानी कि इसका मानना यह है कि जहां पर समाज में असमानताएं होंगी तो इससे जाहिर है कि एक ना एक दिन उसमें संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा आपस में। अब हम देखते हैं इसको डिटेल में। एकात्मक दृष्टिकोण में मूल धारणा यह है कि सभी को लाभ हो, यानी कि इसमें जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन को एक फैमिली यूनिट की तरह समझा जाता है, एक सिंगल यूनिट की तरह समझा जाता है, और सिंगल यूनिट को फैमिली की तरह माना जाता है। तो इसमें यह माना जाता है एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, सभी को बराबर से फायदा होना चाहिए, यानी कि सभी को लाभ होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। औद्योगिक संबंध, आपसी सहयोग, कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यवहार, टीम वर्क और साझा लक्ष्यों पर आधारित होते हैं। इसके बाद इसमें है, ये दृष्टिकोण अपने अभिविन्यास में अच्छा प्रतीत होता है क्योंकि ये संगठन में कर्मचारियों पर जोर देता है। यानी कि देखने में तो अच्छा लगता है ऐसा दृष्टिकोण, यूनिटरी अप्रोच, क्योंकि ये कर्मचारियों पर जोर देता है। हालांकि अलग अलग संगठनों और कुल औद्योगिक क्षेत्र के भीतर इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रभावित करने वाले विभिन्न चरों पर विचार करने में ये विफल रहा है। यानी कि ये इसका कमी ये है, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये अलग अलग फैक्टर्स पर ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। दूसरा है प्रणाली दृष्टिकोण, जिसे सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। औद्योगिक संबंधों का प्रणाली दृष्टिकोण 1958 में जॉन डनलप द्वारा विकसित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार जॉन डनलप, यहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। 1958 में जॉन डनलप ने दिया था दृष्टिकोण। कौन सा? सिस्टम अप्रोच। उन्होंने औद्योगिक संबंधों के अध्ययन के लिए व्यवस्थित सैद्धांतिक अभिविन्यास प्रस्तुत किया, इसलिए उन्हें औद्योगिक संबंधों का जनक माना जाता है। यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन किसे समझा जाता है? जॉन डनलप को माना जाता है, और इन्होंने ही सिस्टम अप्रोच दिया है, सिस्टम अप्रोच। डनलप के अनुसार औद्योगिक संबंध प्रणाली एक आर्थिक प्रणाली के समान तार्किक तल पर समाज की एक विशिष्ट उप प्रणाली है। यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो सिस्टम है वो इकोनॉमिक सिस्टम की तरह ही एक सब सिस्टम है सोसाइटी का एक सब सिस्टम है, किसकी तरह? इकोनॉमिक सिस्टम की तरह, ऐसा उनका मानना है। इसमें एक प्रणाली एक संगठित या जटिल एक संयोजन या चीजों या भागों का संयोजन है जो एक जटिल एकात्मकता को पूर्ण करता है। सिस्टम दृष्टिकोण हमें यह बताता है कि किसी एक तत्व या घटना को अन्य तत्वों के साथ इसके अंतरक्रियात्मक इंटरएक्टिविटीज परिणामों की परवाह किए बिना निपटाया जाना चाहिए। इसमें 4 फैक्टर्स बताए गए हैं, इसके 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो इनपुट है, आपका इनपुट, इसमें इनपुट फैक्टर बताया गया है। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा बताया गया है आउटपुट, और चौथा बताया गया है इसमें फीडबैक। इन चार के आधार पर फीडबैक, चौथा है हमारा फीडबैक। इन 4 के आधार पर यह सिस्टम अप्रोच काम करता है। औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में जॉन टी डनलप द्वारा औद्योगिक संबंधों के लिए सिस्टम दृष्टिकोण विकसित किया गया था। अब इसमें 3 हितधारक हैं, यानी कि 3 स्टेक होल्डर होते हैं, ऐसा उनका मानना है सिस्टम दृष्टिकोण में। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमेशा 3 हितधारक होंगे, यानी कि 3 स्टेक होल्डर होंगे। पहला एम्प्लॉयर, दूसरा एम्प्लॉय, और तीसरा गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो ये 3 दृष्टिकोण होते हैं। तो ये सारा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं PDF डाउनलोड करके। इसके बाद आता है तीसरा दृष्टिकोण बहुलवादी, यानी कि प्लूरलिस्टिक अप्रोच। बहुलवादी दृष्टिकोण का मानना
का मानना यह है कि इसमें एक संगठन शीर्ष प्रबंधन के नेतृत्व में इच्छुक समूहों का एक गठबंधन होता है। बहुलवादी प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है, यह इसका मानना ये है प्लूरलिस्टिक अप्रोच का मानना यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक शीर्ष टॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत, टॉप मैनेजमेंट होता है इसमें, इसी के अंतर्गत सारे सब डिवीजन कार्य करते हैं और जो प्रभावित कर्मचारियों, शेयरधारकों, उपभोक्ताओं और समाज सभी हित समूह को उचित चिंता देकर संगठन की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करता है। यानी कि ये टॉप मैनेजमेंट का कार्य है। सभी एम्प्लॉयमेंट को, जितने भी एम्प्लॉय हैं, शेयर स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर, कंज्यूमर्स हैं और सोसाइटी है, सभी का समाज में उत्थान होना चाहिए और दीर्घकालिक जरूरतों को इनकी पूरा करना चाहिए। यानी कि इनकी लॉन्ग टर्म जरूरतें पूरी होनी चाहिए, इनकी लॉन्ग टर्म जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है टॉप मैनेजमेंट द्वारा, ऐसा बहुलवादी दृष्टिकोण का मानना है। यानी कि इसमें टॉप मैनेजमेंट को ऊपर रखा गया है और यूनिटरी अप्रोच में क्या रखा गया है, सबको एक समान समझा गया है, सभी को लाभ में बंटवारे की बात की गई है। यानी कि एक फैमिली के रूप में देखा गया है, यहाँ पर एक फैमिली के रूप में नहीं देखा गया है, यहाँ पर इसको पितृसत्तात्मक माना गया है। यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो पितृसत्तात्मक रूप में कार्य करेगा। आगे है इसमें बहुलवादी दृष्टिकोण मानता है कि श्रम और प्रबंधन में कई परस्पर विरोधी हित होते हैं, लेकिन ऐसे संघर्ष न केवल स्वाभाविक हैं बल्कि आवश्यक भी हैं, ऐसा इसका मानना है। अगला है हमारा दृष्टिकोण मार्क्सवादी, जो कि अभी हमने पहले भी देखा था। मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि श्रम और प्रबंधन संघर्ष जो है अपरिहार्य है, यानी कि ये होना ही होना है। ये बताता है कि संघर्ष पूंजीवादी समाज का उत्पाद है जो वर्गों पर आधारित है। हमेशा दो क्लासेस होती हैं सोसाइटी में, एक होता है एम्प्लॉयर यानी कि एम्प्लॉयर होता है और दूसरी क्लास होती है एम्प्लॉइज यानी कि लेबर क्लास। एम्प्लॉय होता है वो कौन सी क्लास होती है, लेबर क्लास, यानी कि एक काम करवाने वाला और एक काम करने वाला। तो इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, क्योंकि एम्प्लॉयर चाहेगा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, लेबर चाहेगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले, तो इसलिए इनका टकराव होना जरूर तय है। तो पूंजी का उद्देश्य श्रम प्रक्रिया पर नियंत्रण प्राप्त करके उत्पादकता में वृद्धि करना है और श्रम की मजदूरी को एक लागत के रूप में देखा जाता है। श्रम उत्पादन का एक कारक होने के नाते उसे तब तक काम पर रखा जाना चाहिए जब तक कि वो लाभ उत्पन्न कर सके, ऐसा एम्प्लॉयर का मानना होता है। इसलिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना यह है कि इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि जितने भी संसाधन हैं या जितने भी प्रॉफिट है या पैसा है या रिसोर्सेज हैं, उनको सभी को आपस में बराबर बांटना चाहिए। फिर है हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बाद है सामरिक प्रबंधन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच। औद्योगिक संबंधों के लिए रणनीतिक प्रबंधन दृष्टिकोण 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में यह विकसित हुआ। औद्योगिक संबंधों में दो संस्थान, ट्रेड यूनियन और बदलती हुई परिस्थिति में सामूहिक सौदेबाजी की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा करता है। तो ये इसका मेन चीज, इसका रणनीतिक प्रबंधन 1980 में यूएसए में शुरू हुआ और ये दो चीजों की बात करता है, ट्रेड यूनियन की और कलेक्टिव बार्गेनिंग की। तो आपको ये इतना पता होना चाहिए, ट्रेड यूनियन की बात करता है ये, और दूसरा कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच। अगली है हमारी संघवाद दृष्टिकोण, सिंडिकलिज्म अप्रोच। इसमें ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ, फ्रांस में। ये फ्रांस से शुरू हुआ और संघवाद का ये मूल इसकी में जड़ थी। ये सिद्धांत नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में श्रमिकों के नियंत्रण के लिए, आंदोलनों के लिए जिम्मेदार था। इसमें ये अराजकतावाद संघवाद का जनक है। अराजकतावाद यानी कि एनार्किज्म, ये जो है इसका संघवाद का जनक है। संघवाद के दो अलग अलग पहलू माने गए हैं। पहला है पूंजीवाद के खिलाफ सीधी कार्यवाही की नीति, यानी कि व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आम हड़ताल, और भविष्य की समाज की दृष्टि, यानी कि इसमें दो तरह से विचार लिए गए हैं, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना और दूसरा भविष्य की समाज की दृष्टि। यानी कि ये डायरेक्ट एकदम एक्सट्रीम तेवर दिखाता है, यानी कि अराजकता एनार्किज्म पर यह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने पे विश्वास रखता है, यानी कि तुरंत कार्यवाही, रेवोल्यूशनरी टाइप की, यानी कि तुरंत कार्यवाही, यानी कि जो करंट सिचुएशन है उसको पूरी तरह से बदल देने में विश्वास रखता है। अगला है हमारा समाजवादी दृष्टिकोण, सोशलिस्टिक। यह मार्क्सवादी दृष्टिकोण से ही प्रेरित है। समाजवादी दृष्टिकोण प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को समाजवादी लोकतंत्र के विकास और पूर्णता में एक महत्वपूर्ण कारक मानता है। बहुआयामी कार्यक्रम के रूप में प्रबंधन में पूर्ण विकेंद्रीकरण और भागीदारी सुनिश्चित करता है। आर्थिक पुनर्निर्माण, उत्पादन और विनिमय के साधनों को राष्ट्रीयकरण पर आधारित है। साम्यवाद के तहत राज्य तंत्र को समाप्त करने की मांग करता है और राज्य के कार्यों को समाज द्वारा आपसी सहमति और सहयोग के आधार पर सार्वजनिक संगठन के माध्यम से इसमें छीन लिया जाता है। तो ये बिल्कुल मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। अगला है बहुलवादी प्लूरलिस्टिक, इसको हम पहले ही देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये ब्रिटेन, जापान और अमेरिका में लागू हुआ। एलन फ्लॉन्डर्स, क्लेग और अन्य मुख्य प्रतिपादक हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी भागीदारी का एक तरीका है और प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विवादों का एक बातचीत सुलझाने की विधि है। एक औद्योगिक संगठन में संघर्ष स्थानिक होता है, यानी कि लोकलाइज्ड होता है। फिर व्यवसाय का एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ बिजनेस। ये आप देख सकते हैं डिटेल में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम केवल इंपॉर्टेंट देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस बार गांधीवादी दृष्टिकोण। ये क्या कहते हैं, गांधी जी का मानना था कि सभी धन और संपत्ति मूल रूप से समाज के हैं और जिनके पास ये संपत्ति मौजूद है ये केवल समाज के ट्रस्टी हैं। यानी कि जो एम्प्लॉयर है, जैसे कि मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने समाज को, जो रोजगार में उनके यहाँ लोग लगे हुए हैं, मान लीजिए 10,000 लोग लगे हुए हैं,
तो 10,000 लोगों से जो भी इनकी इनकम हुई है, ये जो बिलियनियर बने हैं, यानी कि ये एक तरह से ये जो पैसा है मुकेश अंबानी के पास, ये समाज का पैसा है, और एक तरह से मुकेश अंबानी इस पैसे के ट्रस्टी हैं, यानी कि मालिक नहीं है, ट्रस्टी हैं। अब इनको, यानी कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी है इस पैसे को अपनी लेबर के वेलफेयर के लिए यूज करना और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करना, ऐसा बेसिकली इनका मानना था। यानी कि किसी को की आय से अधिक आय समाज के लाभ के लिए नियोजित किया जाने वाला एक सामाजिक अधिशेष होता है। यानी कि अगर मुकेश अंबानी के पास उनकी इनकम से ज्यादा आय है, यानी कि उनकी जरूरतों से ज्यादा पैसा है, तो उस पैसे को, एक्स्ट्रा पैसे को, यानी कि सरप्लस को समाज के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाना चाहिए। यही गांधी जी का ट्रस्टीशिप या गांधीयन अप्रोच कहता है। गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के तहत कुछ सीमित संपत्ति अधिकार स्वीकार रहे हैं, यानी कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत निजी संपत्ति के अंतर्निहित, अप्रतिबंधित, गैर जिम्मेदार और पूर्ण अधिकार को मान्यता नहीं देता है। यही इसका बेसिकली मानना है। आगे है औद्योगिक संबंधों के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइकोलॉजिकल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसमें मनोवैज्ञानिकों का मत है कि औद्योगिक संबंधों की समस्याएं स्थानीय सहभागियों की धारणा और दृष्टिकोण से में निहित होती हैं। इसमें मैसन हैरी ने अपने व्यवहार पर व्यक्ति की धारणा के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने एक परीक्षण के माध्यम से 2 अलग अलग समूहों, संघ के नेता और कार्यकारियों के व्यवहार का अध्ययन किया। तो यही इसमें बेसिकली डिफरेंस थे। तो आप इसको भी डाउनलोड करके हमारी पीडीएफ में देख सकते हैं। पूरे अगर चाहें तो पूरा पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। अगला हमारा है औद्योगिक संबंधों के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम केवल इंपॉर्टेंट देखेंगे। इसके बाद है औद्योगिक संबंधों के लिए मानवीय संबंध दृष्टिकोण, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसमें भी हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सोशियो एथिकल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंधों के लिए सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण। यह व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, अक्सर चर्चा की जाने वाली दृष्टिकोण में से एक सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण है। इसका मानना यह है कि औद्योगिक संबंधों का समाज शास्त्रीय आधार होने के अलावा कुछ नैतिक प्रभाव भी होते हैं, यानी कि कुछ इनकी एथिकल वैल्यूज के आधार पर इनकी एथिकल ड्यूटीज भी हैं जो भी हमारे एम्प्लॉयर हैं, जैसे कि सोशियो आपका गांधीयन प्रिंसिपल में मानना है या फिर गांधीयन अप्रोच में माना जाता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ मिलता जुलता इसका अप्रोच है। फिर है औद्योगिक संबंधों के लिए वीवी गिरी का दृष्टिकोण, द अप्रोच ऑफ वीवी गिरी टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। वीवी गिरी ने विवादों के निपटारे के लिए सामूहिक सौदेबाजी और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच आपसी बातचीत पर जोर दिया है, यानी कि उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग पर जोर दिया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पर, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच आपसी बातचीत यानी कि एग्रीमेंट या आपसी बातचीत जिसे कहते हैं कॉपरेशन पर जोर दिया है। उनका जोर अनिवार्य मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेशन के बजाय स्वैच्छिक मध्यस्थता यानी कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के माध्यम से अपने मतभेदों को समाप्त करने के लिए प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के स्वैच्छिक प्रयासों पर है। यानी कि उन्होंने मेनली ये बात की है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एम्प्लॉयर और लेबर के बीच या लेबर यूनियन के बीच, उनको आपसी वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए और कलेक्टिव बार्गेनिंग इसमें अपनाई जानी चाहिए। बेसिकली इनका ऐसा मानना था। फिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डनलप का दृष्टिकोण। डनलप ने औद्योगिक संबंध प्रणाली 1958 में अपनी पुस्तक में औद्योगिक संबंधों का विश्लेषणात्मक ढांचा प्रस्तुत किया। औद्योगिक संबंध प्रणाली ये उनकी पुस्तक ये 1958 में डनलप द्वारा लिखी गई थी। उनकी प्रस्तुति का उद्देश्य औद्योगिक तथ्यों तथा प्रथाओं की व्यापक संभव सीमा की व्याख्या और समझ हासिल करने के लिए विश्लेषण के उपकरण प्रदान करना था। औद्योगिक संबंधों के हितधारकों में एक उद्यम के सभी स्तरों पर श्रमिक और उनके संघ, विशेष सरकारी और निजी एजेंसियों और नियोक्ताओं और उनके संघ शामिल होते हैं इसमें। तो ये इसमें 3 हितधारक बताए गए हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, एम्प्लॉय और आपकी गवर्नमेंट। तो ये 3 हितधारक होते हैं। अगला है एचआरएम दृष्टिकोण का इंटरैक्टिव आउटकम ऑफ एचआरएम अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मानव संसाधन विकास, मुआवजे और लोगों के उपयोग सहित अधिग्रहण के चरण से अलगाव के चरण तक लोगों के प्रबंधन से संबंधित होता है। तो ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट हमारा है सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण, सोशियो एथिकल अप्रोच। तो औद्योगिक संबंधों के प्रति ये दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि समाज शास्त्रीय आधार होने के अलावा इसके कुछ नैतिक प्रभाव भी हैं। तो मेनली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो गांधीयन अप्रोच है, आपके लिए वीवी गिरी अप्रोच है, और आपके लिए डनलप अप्रोच है, डनलप। और फिर है हमारी यूनिटरी, प्लूरलिस्टिक और मार्क्सिस्ट अप्रोच ये हमारे लिए, या सोशलिस्ट आप कह सकते हैं, सोशलिस्ट। ये 7 इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही। कल हम आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी बताएंगे और आपको बताएंगे कि कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, कितना आपको सेफ स्कोर अटेम्प्ट करना है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।